तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? शायद दूर दूर तक फैले रेत के विशाल टीले, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उस चीज पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, राजस्थान की मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण। हम इसे सिर्फ लाल, पीली या काली मिट्टी कहकर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बजाय हम एकदम सटीक वैज्ञानिक नजरिया अपनाएंगे, क्योंकि सच कहें तो इस सूखे और चुनौतीपूर्ण इलाके में खेती, जल संरक्षण और पर्यावरण को संभालने के लिए यही नजरिया सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक संरचना को डिकोड करना शुरू करते हैं। अब इस पूरे विषय को समझने के लिए पदानुक्रम में सबसे ऊपर आने वाले नाम राजस्थान की मिट्टियां पर अगर गौर किया जाए तो किसी भी इतने बड़े और जटिल भौगोलिक क्षेत्र को गहराई से समझने का सबसे शानदार तरीका आखिर क्या हो सकता है? यही कि उसे एकदम स्पष्ट और तार्किक शाखाओं में बांट दिया जाए। ये ढांचा राजस्थान की इस विशाल और विविध भूमि को 5 प्रमुख वैज्ञानिक परिवारों में व्यवस्थित करता है। ऐसा करने से ना इस पूरे राज्य का अध्ययन करना काफी आसान और एकदम सुव्यवस्थित हो जाता है। सच मानिए, ये कोई आम सी लिस्ट नहीं है। ये असल में एक ऐसा नक्शा है जो सतह के नीचे की असली दुनिया को एक वैज्ञानिक चश्मे से देखने में हमारी मदद करता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि वो 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय श्रेणियां कौन सी हैं जिनमें इस राज्य की मिट्टी को बांटा गया है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं ताकि ये दिमाग में एकदम छप जाएं। पहली श्रेणी है एंटीसोल्स, जो आमतौर पर एकदम नई बनी मिट्टियों के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी है एरिडीसोल्स, नाम से ही समझ आ रहा है, एरिड यानी सूखी मिट्टी, जो रेगिस्तानी इलाकों की खास पहचान होती है। इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है अल्फीसोल्स, फिर चौथी है इंसेप्टिसोल्स और आखिर में 5वीं श्रेणी है वर्टिसोल्स, जिसमें नमी को सोखने और रोक कर रखने की एक कमाल की क्षमता होती है। अब देखिए, ये सिर्फ भारी भरकम तकनीकी नाम नहीं हैं, बल्कि ये अपने अंदर मिट्टी की उम्र, उसके बनने की प्रक्रिया और उसके सारे गुणों का पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे विषय की जड़ ही इस 5 भाग वाली प्रणाली को पूरी तरह से आत्मसात करने में है। यह सिर्फ एक वर्गीकरण भर नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक टूल किट की तरह काम करता है। जब तक हम इस वैज्ञानिक ढांचे को नहीं समझेंगे, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी फसल कहाँ सबसे अच्छी उगेगी या किस जगह पानी ज्यादा समय तक टिकेगा। वो पुराने तरीके ना, जहां मिट्टी को बस पीली या भूरी कहकर काम चला लिया जाता था, अब वो कारगर नहीं है। ये वैज्ञानिक ढांचा ही राजस्थान के कृषि विज्ञान और भूमि प्रबंधन की असली चाबी है। इसी से ये तय होता है कि जो सीमित संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाए। अब इस पूरी संरचना को समझ लेने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एंटीसोल्स से लेकर वर्टिसोल्स तक की ये 5 मिट्टियां आखिर राजस्थान के नक्शे पर कहां-कहां बिछी हुई हैं? थार के तपते हुए रेगिस्तान से लेकर अरावली की पुरानी पहाड़ियों और पूर्वी मैदानों तक किस इलाके में कौन सी मिट्टी का राज चलता है? ये सोचने वाली बात है कि यह सवाल ही इस वैज्ञानिक ढांचे को किताबों के पन्नों से निकालकर असल दुनिया की जमीन से जोड़ देता है। और अगर सच कहा जाए तो असली खोज की शुरुआत तो यहीं से होती है। तो अगली बार जब भी राजस्थान के परिदृश्य के बारे में विचार आए, तो बस ये याद रखना है कि उस सूखी सतह के ठीक नीचे विज्ञान की एक पूरी की पूरी दुनिया काम कर रही है।